असली में जब पुलवामा हुआ था वो कैसा हुआ होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के इस बात का। जो पुलवामा के कफिन्स थे हमारे जवानों के, कुछ मतलब जवान नहीं थे, जवानों की बॉडीज नहीं मिले उसको, तो इतना बड़ा वो लॉस था हमारे लिए। मोदी जी ने जब ये कहा कि मैंने आर्टिकल 370 के बारे में कुछ सुना है, छोटा बच्चा था तब से मैं ये सोच रहा था कि किसी दिन देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी। अलग फैसेट होता है एक्ट्रेस का, वो यामी जी का स्ट्रेंथ है। मुझे तो लगता है आप यामी गौतम जी को फिल्म में नहीं देखेंगे, ये मजा आना चाहिए कि यार ये सिनेमा है, ये मारा उसने पंच। आज मैं एक छोटे गांव से आने वाला, छोटे मेरा पोंडा नाम का एक छोटा सा गांव है गोवा में, तो छोटा बच्चा हो या किसी भी आयु का प्रेक्षक वर्ग हो तो वो कहे कि मैं भी एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। ताकि मुझे तो लग रहा है कि पिक्चर बहुत हिट होगी, लोगों को पसंद आएगी। चलो ये फिल्म चल गई तो मैं कोई बड़ा बन गया, तो एक्शन में इतना बड़ा ब्लास्ट जिसमें सीजी नहीं है, वो ही उतना ब्लास्ट बड़ा हमने दिल्ली में नोएडा में किया था। बस एक दिक्कत थी पूरी फिल्म में कि बिकॉज देयर वर टू आदित्यास, मुझे आइदर आप एजे कहो या फिर मुझे आप जामले कहो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन भी जुड़ा हुआ है देश के साथ, हिंदुस्तानी होने के नाते भी। आप होम मिनिस्टर जी दिखा रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर जी दिखा रहे हो। ये छोटी फिल्म है, इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। आई एम आदित्य सुहास जामले, द डायरेक्टर ऑफ आर्टिकल 370 एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। तो आज हमारे साथ हैं सुपर डुपर हिट फिल्म आर्टिकल 370 के डायरेक्टर आदित्य सुहास जामले। सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपकी फिल्म काफी अच्छी चल रही है, ऑडियंस उसे काफी पसंद कर रही है, काफी ज्यादा प्यार दे रही है। तो क्या आप जब ये फिल्म बना रहे थे तो आपको उम्मीद थी कि इतनी हिट, साल की पहली हिट फिल्म साबित होगी आपकी फिल्म? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर रहता है। डर तो रहता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि ये फिल्म इतने क्योंकि जब हम बना रहे थे तभी हम जान रहे थे कि यार ये हम अलग कुछ कर रहे हैं। हाँ। हम पॉलिटिकल थ्रिलर भी बोल रहे हैं उसे, हम उसमें एक्शन भी है उसमें बहुत, उसमें एक सच्चाई भी है हर हर पॉइंट पे। पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन भी जुड़ा हुआ है देश के साथ, हिंदुस्तानी होने के नाते भी। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी जानते थे कि इसमें ना फोर्स्ड पेट्रियोटिज्म नहीं है। जो जहन में है उतना ही पेट्रियोटिज्म है जो हम फील कर सकते हैं। ऐसा कोई कैलकुलेशन बना के हमने कोई फिल्म नहीं बनाई है। हमने बहुत ही प्रामाणिकता से जो बना पाते हैं वो वैसी फिल्म बनाई है। सो कहीं ना कहीं एक विश्वास था। बतौर निर्देशक भी मुझे आप अगर ऐसे सच्चाई सच्चाई के तौर पे पूछोगे कि क्या लग रहा है, तो मेरा आंसर हमेशा होता था कि मुझे तो लग रहा है कि पिक्चर बहुत हिट होगी, लोगों को पसंद आएगी। बट डर भी होता है, आपकी सही बात है, क्योंकि थिएट्रिकल है, समझ नहीं हाँ। सकते कैसे आपको ऑडियंस रिएक्ट करेगी। लेकिन बहुत बढ़िया लगा जो रिएक्शन आ गया उसमें। आपकी फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। कश्मीर की पूरी सच्चाई बताई है, पूरे इतिहास को बता दिया कि जब आर्टिकल 370 लागू हुआ था, जब उसे हटाया गया था तो कितनी प्रॉब्लम फेस किया करनी पड़ी थी, और जो गवर्नमेंट थी किस तरह से उसने हैंडल किया उन सारी चीजों को। और आपकी हम्म। फिल्म जब शुरुआत होती है अजय देवगन की आवाज से और एंडिंग तक करेक्ट। ऑडियंस को बैठा के रखती है, वो मतलब कहीं भी उन्हें बोरियत का एहसास नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है वहां पे। तो कितनी चैलेंजिंग रही इस फिल्म को बनाने, क्योंकि एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है आपकी, पॉलिटिकल ड्रामा है, काफी चैलेंज आते हैं, काफी कुछ सोचना पड़ता है कि कुछ कमी ना रह जाए जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। तो कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत थे, क्योंकि वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसकी जो क्षमता थी, उसका जो स्कोप था एक कहानी का, कश्मीर में भी दिखाना था, दिल्ली का भी सब चीजें दिखानी थी। तो कहीं ना कहीं चैलेंज ये था कि इस फिल्म को किस तरीके से आप सच्चाई दिखा पाओ। सच्चे किरदार आप दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं आप होम मिनिस्टर जी दिखा रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर जी दिखा रहे हो। बतौर निर्देशक मैं बहुत ही छोटा निर्देशक दिखता हूँ बाय आयु के हिसाब से, अगर सोचा जाए तो एक एक डाउट होता है जब लोग देखते हैं कि यार ये इतना यंग डायरेक्टर है, ये इतना बड़ा विषय है, कैसे कैसे ये उसको हैंडल करेगा। बट चैलेंजेस इस तरीके के थे कि कहीं पे भी हमें वो थिन लाइन नहीं थी। हमें उसको एक बैलेंस में रखना था कि हाँ हम सच्चाई बनाएंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं देंगे। हम ऐसे नहीं होगा कि आप बस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इतना करो और उसमें रोमांचक चीजें कुछ ना हो, उसमें ऑडियंस को मजा ना आए, उसमें ऑडियंस को इमोशन से कनेक्शन ना मिले। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, हम एक सिनेमेटिक फिल्म बना रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस सिनेमा की तरह बड़ा होना चाहिए। और विषय हम इस तरीके से हैंडल करना चाहते थे कि कल जाके अगर कोई फिल्म ये देखे, तो छोटा बच्चा हो या किसी भी आयु का प्रेक्षक वर्ग हो, तो वो कहे कि मैं भी एक पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ।
मैं भी एक एनआईए में एक सीक्रेट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं भी एक आर्म फोर्सेस में जाके आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम वो कर पाए तो हम बहुत ही हम मानेंगे कि हमने बहुत बेहतर फिल्म की है। तो ये थॉट की वजह से वो सारे चैलेंजेस को एक फेस करने की एक ताकत मिल रही है। यामी गौतम इस फिल्म में एक आईबी ऑफिसर बनी हुई हैं। काफी उन्होंने एक्शन किया है, काफी अच्छा मतलब उन्होंने किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? बहुत ही बढ़िया। आई थिंक एक तो बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उसी के साथ मुझे लगता है बहुत अभ्यासु भी हैं। हर एक अपने किरदार के बॉटम तक जाने की कोशिश करती हैं कि इसने ये क्यों कहा, ये क्यों इस तरीके से बात कर रही है, या इस पर्टिकुलर सीन में ये बात हम क्यों, ये जो प्रश्न पूछने वाला जो एक अलग फैसेट होता है एक्ट्रेस का, वो यामी जी का स्ट्रेंथ है मुझे तो लगता है। क्योंकि एक तो बतौर एक्टर वो इतनी बढ़िया है ही, लेकिन अपने किरदार को लेके इतना सीरियस है कि आप यामी गौतम जी को फिल्म में नहीं देखेंगे, आप जूनी हक्सर जी को देखेंगे। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसी के साथ बतौर निर्देशक जब मैं सेट पे हूँ तो मुझे वो लिबर्टी थी, मुझे कहीं पे भी ये प्रेशर नहीं था कि आप बड़े स्टार के साथ यामी गौतम जी की तरह एक्ट्रेस जिन्होंने अभी इतने साल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, बहुत बेहतरीन फिल्में लाइनअप दे दिया है उन्होंने, तो उनसे कोई प्रेशर नहीं था। वो एक बतौर निर्देशक मैं जो कह रहा हूँ, मैं किस विजन से के साथ आ रहा हूँ, उसे रिस्पेक्ट करके उसके साथ खेल के उससे मजा लेके एक पिक्चर बनाने का जो चीज होता है, वो आई थिंक यामी गौतम जी हैज बीन अमेजिंग फॉर दैट। आदित्य धर जो यामी गौतम के हस्बैंड है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, नेशनल अवार्ड विनर भी है। तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहा उनके साथ फिल्म करके, क्योंकि आई थिंक आपके थिएटर में रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म है। आई थिंक आदित्य के साथ मेरी पहली मुलाकात भी एक किस्म का क्या बोलते हैं वो जो लीला होती है, यू नो आप इट दोनों इज का नाम भी सेम सेम, आदित्य धर। सेम, नाम भी आदित्य। सेम है। हम पहली बार मिले राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रोग्राम में ही जो दिल्ली में हुआ था। हम पहले बार तो उस वक्त उनके उरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और मेरी शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। मैंने जो तीसरी शॉर्ट फिल्म की उसमें मैंने एक ऐसे कलाकार को लिया था जो उरी का हिस्सा रह चुका था, जिसने खुद मेरी फिल्म को साइन करने से पहले आदित्य जी से ली थी कि क्या मैं ये फिल्म करूं। तो आदित्य जी ने कहा कि मुझे वो शॉर्ट फिल्म की कहानी बता दो। तो उस एक्टर ने कहानी बता दी, जैसे एक्टर ने कहानी बता दी आदित्य ने कहा बहुत बढ़िया, आपको तो ये फिल्म करनी चाहिए। तो मेरी थर्ड शॉर्ट फिल्म में कहीं ना कहीं आदित्य धर जी का भी योगदान था, अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा कि यार आपको ये करनी चाहिए, मुझे वो एक्टर मिला और मैं वो शॉर्ट फिल्म कर पाया, जो अमृतसर जंक्शन करके पार्टीशन के ऊपर एक पंजाबी शॉर्ट फिल्म थी। जैसे वो फिल्म बनी मैंने फिल्म दिखा दी, आदित्य ने कहा कि मुझे फिल्म देखनी है। जैसे मैंने फिल्म दिखा दी आदित्य ने कहा कि मुझे आपको साइन करना है और आप प्लीज मुंबई आ जाओ, मुझे आपके साथ काम करना है। मुझे भी आदित्य और उसकी सिनेमा की एक जो पैशन है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी एक तरीका जो है, उसकी जो वेवलेंथ है, वो मेरे लिए बहुत ही मैचिंग थी। तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ। बस एक दिक्कत थी पूरी फिल्म में कि बिकॉज देयर वर टू आदित्यास, आदित्य को हम आदित्य कहते थे क्यों, और मैंने बना लिया एक अलग ये मोड कि मुझे आइदर आप एजे कहो या फिर मुझे आप जामले कहो, बट आदित्य कहोगे तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो ये एक दिक्कत छोड़ के कोई दिक्कत नहीं आई कभी। गोवा से आपने मुंबई तक का सफर तय किया। आप गोवा के रहने वाले हैं, वहीं पले बड़े। तो जब आप बॉलीवुड में कदम आपने रखा, एक एक्टर बनना काफी आसान होता है, सिर्फ एक्टिंग करना, लेकिन एक डायरेक्टर बनना, 350 क्रू मेंबर्स को संभालना, स्टूडियो, लोकेशन, हर चीजों को काफी ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो किस तरह का आपका ये सफर रहा? सफर मैं कहूंगा कि बहुत ही मतलब संघर्ष तो हर एक बंदा करता है अपने लाइफ में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कहीं ना कहीं लोगों के आशीर्वाद होते हैं, जो पूर्वज होते हैं हमारे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसकी वजह से जब जो चीज आपको जिस वक्त सही होनी है वो सही हो जाती है और उसी से आपको एक मौका मिल जाता है। बट 8 साल लगे मुझे थिएटर से सिनेमा में आने के लिए, बतौर निर्देशक, बतौर राइटर। मैं पहले तो एक्टिंग करता था और निर्देशन भी करता था और राइटिंग भी करता था। लेकिन जब मैंने शॉर्ट फिल्म्स में मैं फिल्मों के ओर मुड़ा, तब आई थिंक पहले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से मुझे उससे बहुत एडवांटेज मिला। कहीं ना कहीं जो पहले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार थे वो बैक टू बैक थे। पहली फिल्म शॉर्ट फिल्म को भी मिला, जैसे मैंने दूसरी शॉर्ट फिल्म निकाली दूसरी शॉर्ट फिल्म को भी मिला। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने इस बात को नोट किया। इंडस्ट्री तक जाने के लिए एक रास्ता जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो गया।
और कहानी लिखने में दिलचस्पी थी। तो जैसे आदित्य से मिला तो पहला मैंने फिल्म लिखी बारामुल्ला करके, जो अभी इस फिल्म के बाद रिलीज होने वाली है। वो भी कश्मीर में ही बेस्ड स्टोरी है। वो उनको इतनी पसंद आ गई कि वो हमने फिल्म बहुत कठिनाइयों का सामना करके कश्मीर में 24 दिनों में -18 डिग्री टेम्परेचर पे वो फिल्म शूट हुई है। तो बहुत उसमें एक अलग एक्सपीरियंस था। जैसे ही वो फिल्म खत्म हो गई, उसके मतलब उस फिल्म को देख के, उस फिल्म का आउटपुट देख के ये दूसरी आर्टिकल 370 फिल्म मिल गई। तो मौका वैसे मिला। इसमें श्रेय मेरा बहुत कम है। मुझे हमेशा लगता है कि श्रेय फैमिली का है, जिन्होंने सपोर्ट किया। जो मेरी माँ है, जो बहुत ही पहले दिन से मुझे सपोर्ट करती थी, जबकि मैंने लिया कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इस फिल्म में जाना चाहता हूँ, मैं एक जंप लेना चाहता हूँ। और उसी के साथ जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। मुंबई इज अ सिटी, आई थिंक, जहाँ पे कोई कोई चीज ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। कोई कुछ भी चीज हो सकती है। आज मैं एक छोटे गांव से आने वाला, मेरा पोंडा नाम का एक छोटा सा गांव है गोवा में। आप वहां से मैं बम्बई शहर में आ जाता हूँ, और जैसे आपने कहा 300 350 का क्रू मेरे कॉल के लिए सेट पे रुका हुआ है, या मेरे कॉल के लिए को सुनने के लिए रुका है, और मेरे कॉल के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर उनका बहुत से आगे के डिसीजंस बेस्ड हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है इससे मैं बस सीख सकता हूँ। मेरी खुद के ऊपर भी जो एक भार है वो बढ़ गया है कहीं ना कहीं। इसको मैं दिमाग में नहीं ले जा सकता कि चलो ये फिल्म चल गई तो मैं कोई बड़ा बन गया। और मुझे अभी क्योंकि आदित्य की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में, इंडस्ट्री में आदित्य जैसे लोग बहुत कम हैं जो टैलेंट की परख करके उनको मौका दे देते हैं। तो मैं ना उस लेगेसी को कहीं ना कहीं, अगर कल जाके मान लो, एक अभी तो मेरी 2 ही फिल्में आ रही हैं, लेकिन कल जाके मुझे कोई चीजें अच्छी बड़ी मिली, तो मेरी भी चाह यही रहेगी कि कोई भी आए इंडस्ट्री में, तो जिस तरीके से आदित्य ने मुझे प्रोत्साहन दिया, उसी तरीके से मैं भी आगे वाले निर्देशकों को किसी भी तरह की मदद जो मैं कर सकता हूँ, मुझे वो करनी चाहिए। आज भी इतने मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैसेज का रिप्लाई कर सकूं, कोशिश यही रहती है। और ये सब चीजें आदित्य धर से ही सीखी हुई हैं कहीं ना कहीं। एंड एट द सेम टाइम आदित्य गिव्स मी दैट फ्रीडम ऑल्सो, कि बतौर निर्देशक मैं हर चीज को, मतलब अलग निर्देशक हैं दोनों, तो उनकी अलग स्टाइल होती है। मेरी स्टाइल थोड़ी अलग होगी, आदित्य की स्टाइल थोड़ी अलग होगी, लेकिन वो मैदान खुला छोड़ देता है कि ठीक है, आदित्य कर रहा है तो आदित्य का, जामले कर रहा है तो जामले के हिसाब से वो उसकी स्टाइल में फिल्म होनी चाहिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं इस फिल्म को उरी पार्ट 2 नहीं बनाना चाहता था। मैं इस फिल्म को उरी के सीख से, क्यों उरी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वो टीम वर्क था, क्योंकि उसमें इतनी जान लगा के काम किया गया था, उस सीख को मैं इंप्लीमेंट करना चाहता था। लेकिन मुझे कहीं पे भी फिल्म एक फॉर्मूला बेस्ड फिल्म नहीं करनी थी। मुझे मेरा एक अलग तड़का उसमें डालना था, मेरी एक सोच डालनी थी, जो मुझे आदित्य ने बहुत प्रोत्साहन देके करने दे दिया। जिसके वजह से आज आप वो कह रहे हो कि पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं देखा है, या फिर इंफॉर्मेशन इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है, ये पहली बार हम फिल्म में देख। ये बात इसीलिए आई क्योंकि मुझे आदित्य ने वो लीवे दे दिया कि तुझे करना है तो तू तेरे हिसाब से कर दे। तो वो मैं कर पाया, क्योंकि मैं कहीं पे भी वो नहीं करना चाहता था कि ये जस्ट एक फॉर्मूला बने। ये फिल्म ऑडियंस पे इसलिए कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि आपने वो पूरी जानकारी दी है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता होगा कि आर्टिकल 370 जब लागू हुआ था, जब हटा तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से उसे हैंडल किया गया। सारी चीजों को आपने बहुत ही बारीकी से इस फिल्म में बताया है, छोटी छोटी चीजों को आपने बताया, और वही चीज ऑडियंस को थिएटर में एंड तक बिठा के रखी है कि भाई इसके बाद क्या होगा। तो किस सही तरह बात। से आपने ये सब किया? मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस फिल्म के एडिटर शिव कुमार पानीकर का है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज किसी भी फिल्म को ना हम शूट करते हैं, ठीक है, हमने एक साचा बना दिया है, लेकिन एडिट पे फिल्म में हमेशा कहता हूँ कि, मतलब सब लोग हमेशा कहते हैं कि एडिट पे फिल्म वापस लिखी जाती है, क्योंकि आप हर चीज उस तरीके से नहीं करोगे जिस तरीके से वो शूट की गई है। शूट में भी बहुत कठिनाइयां आती है। आपने सोचा मैं इस सीन को इस तरीके से करूंगा, लेकिन कोई कुछ डिफिकल्टी की वजह से या कोई चेंजेस की वजह से, वेदर की वजह से, कोई भी चीज हो सकती है, आप थोड़ा अलग शूट करते हो। तो जब ये फिल्म जाके एडिट पे चली जाती है, आई थिंक एडिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड अ स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल 370। शिव कुमार पानीकर हैज बीन लाइक, और उनके साथ काम करते वक्त जो मजा आया है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में आई थिंक, बिकॉज शिव कुमार पानीकर ने आदित्य के साथ पहले उरी में काम किया था, तो लेकिन बतौर निर्देशक अभी नया निर्देशक आ गया। तो ये बात कहीं ना कहीं हमेशा होती है कि एडिटर और डायरेक्टर किस तरीके से कॉम्बो बने।
कि वो उतना ही अच्छा बनना चाहिए या फिर उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो फिल्म सफर करेगी। लेकिन शिव कुमार पानिकर के साथ जो मेरा ट्यूनिंग बना, मैंने जो एंजॉय किया फिल्म में, उससे इतना सीखने को भी मिलता है, उससे जैमिंग करने को भी मजा आता है, उससे ना ये फिल्म बनी। उसमें उस प्रोसेस में आप जो कह रहे हो ना कि क्यों हम कूल कैसे बनाए इस फिल्म को, तो ये एक थॉट था मेरा, शिव का, सबका, आदित्य का भी, कि हम इस फिल्म को कूल बनाना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना सोचे कि भाई ये फिल्म सीरियस सीरियस है, टॉपिक सीरियस है, लेकिन आप देखते वक्त बोर हो जाओ। नहीं, अगर एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कोई उड़ाया, तो उसका मजा भी आना चाहिए, उसके हिसाब से सीख भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें मजा आना चाहिए कि यार ये सिनेमा है, ये मारा उसने पंच। अभी डिफरेंस इतना ही है इस फिल्म में कि हम पंच जो दिखा रहे हैं वो एक्शन वाला पंच नहीं है, वो किसी किसी चीज की कोई स्टेप है, कोई पॉलिटिकल स्टेप जो उन्होंने की होगी उसका पंच है, या किसी डायलॉग में आ जाता है कि किस तरीके से उन्हें शातिब दिमाग चलाया। तो वो एक सोच थी जिसमें आई थिंक शिव कुमार पानिकर ऑल्सो इज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। इस फिल्म में काफी इमोशनल चीजें भी हैं। जिस तरह से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए थे, उन चीजों को भी दिखाया गया है, काफी इमोशनल है। मतलब बोलते हैं ना, एक देश के जो देशवासी हैं उनके लिए काफी इमोशनल है। इन सारी चीजों को दिखाया गया है जो ऑडियंस को झकझोर देती है। तो जब ये सब सीन आप शूट कर रहे थे, क्या फीलिंग थी आपकी? सेट पे कैसा था माहौल? सेट पे बहुत माहौल, एक तो एक दिन में शूट हुआ है वो पूरा सीक्वेंस, तो अब बतौर एक्शन अगर आप सोचोगे तो एक्शन में इतना बड़ा ब्लास्ट जिसमें सीजी नहीं है, जिसमें कोई वीएफएक्स नहीं है, उस ब्लास्ट में कोई वीएफएक्स नहीं है, एक स्पार्क भी हमने वीएफएक्स में नहीं डाला है उसमें। वो जो दिखता है आपको आंखों को, जो दिखता है सिनेमा में, वही उतना ब्लास्ट बड़ा हमने दिल्ली में, नोएडा में किया था। तो एक तो वो पूरा सीन एक दिन में शूट करना था, बस के अंदर वाला सीन, बस के बाहर वाला क्रैश, देन द ब्लास्ट, एवरीथिंग हैड टू बी डन इन वन डे। और ऐसे सीनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है डे लाइट, क्योंकि आपके पास उतना ही सनलाइट है, तो शाम खत्म हो जाएगी और हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा डार्क हो जाता है। तो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन आप जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा अभी, कि बहुत ही ना ये इमोशनल मोमेंट है, देश ने कुछ खोया है, तो ये मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि ये ऐसा मत सोचो कि आप सिनेमा कर रहे हो उस सीन में, आप सिनेमा नहीं कर रहे हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप एक फिल्म के द्वारा जो चीज ऑडियंस ने नहीं देखी है उसको दिखा के उसे फील करवा रहे हो। तो इसमें आप ऐसा नहीं सोचो कि चलो मैं इस तरीके से ड्रोन ये करूंगा, उससे मैं ऐसा ब्लास्ट दिखाऊंगा, उसके बाद 10 बार ऐसा होगा, नहीं। ये फिल्म, ये सीन जो है, ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस था। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने फिल्म में भी डाला है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के इस बात का। जो पुलवामा के कफिन्स थे, जिनमें फाइनली जो फ्यूनरल सीन में भी जो हमने दिखाने की कोशिश की है, उनमें हमारे हमारे जवानों के कुछ, मतलब जवान नहीं थे, जवानों के बॉडीज नहीं मिले उसको। इतना आरडीएक्स का ब्लास्ट, इतना बड़ा ब्लास्ट सडनली जब होता है, और आपको वो, मतलब इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर, इट्स अ सडन अटैक दैट यू आर डूइंग, तो इतना बड़ा वो लॉस था हमारे लिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहीं ना कहीं वो एक 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 वेट था कि हम इससे कोई कल उठ चढ़ के, क्योंकि इसका डीओपी भी यंग है, सिद्धार्थ वसानी, जिसने बहुत बेहतरीन काम किया, वो भी मेरे एज का ही है, मैं भी खुद यंग हूँ, जो बाकी की टीम है वो भी यंग है। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि आप ना एज के हिसाब से नहीं डिसाइड, हम जब सीन दिखाएंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीन दिखाएंगे, ताकि ऑडियंस ये कहे कि इनको पता है, ये जानते हैं, इनको फीलिंग समझ आती है ये। तो बिकॉज हम बतौर हिंदुस्तानी है, हम जानते हैं इसका फीलिंग क्या था। तो वही कोशिश थी हमारी। इसमें परवेज शेख जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है, उनका पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने किया है। मैं तो बतौर निर्देशक था वहां पे, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन डायरेक्टर इज द वन हु पुल्स ऑफ द एक्शन। तो वो बहुत ही, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। मैं बोल रही थी, कोई फिल्म एडिट होकर जब पर्दे पर आती है तो काफी अच्छी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है। ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जब ये सीन शूट होता होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ यादगार सीन जो आपके लिए, जो हमेशा याद रहेंगे कि इस फिल्म को जब मैं बनाया तो ये सीन था जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। बोलते ना, बिहाइंड द सीन की कुछ यादें। आई थिंक अपने आंसर ऑलरेडी है, पुलवामा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स नहीं थे, बट वो जो इमोशन था ना वो बहुत हैवी था। जब पूरा ब्लास्ट हो गया तो हम सब लोग चौंक गए थे, हम चुप हो गए थे, हम ये सोच रहे थे कि क्या हुआ हो, असली में जब पुलवामा हुआ था वो कैसा हुआ होगा, ये सोच के सब लोग चुप हो। कोई उसके बाद ये नहीं कह रहा था कि बहुत बेहतरीन शॉट मिला, ये किसी से नहीं आया। यूजुअली जो आता है किसी भी फिल्म को अच्छा शूट करने के बाद, कोई भी ये कहता है कि बहुत बेहतरीन शॉट मिला,
बट किसी ने नहीं कहा कि बेहतरीन शॉट मिला। सब लोग इस सोच में पड़ गए। आई थिंक वो बहुत भावुक क्षण था हमारे लिए और बहुत डिफिकल्ट भी था। ओके, लास्टली अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फैंस तो नहीं है अभी मेरे, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ पिक्चर। ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे जो आपकी ऑडियंस फिल्म ऑडियंस को को इतना एक ही प्यार दे मैसेज है। रही है? ऑडियंस को एक ही मैसेज है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मुझे ये मौका मिला कि ऐसी फिल्म निर्माण करके इस फिल्म का इसका निर्देशन करके इस फिल्म को हिंदुस्तान के सामने रखने का, पूरे वर्ल्ड के सामने रखने का। जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, जिस तरीके से आप इसके वीडियोस बना के भेज रहे हो, प्रेरित कर रहे हो और ऑडियंस को कि जाके फिल्मों में देखें। ये छोटी फिल्म है, इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन आपने, ऑडियंस ने प्रूव किया है कि जब कहानी हीरो हो जाती है ना, और कन्विक्शन के साथ सारे एक्टर्स, यामी गौतम जी, प्रियमणि जी, सारे एक्टर्स, अरुण सर, किरण करमरकर सर, एक कन्विक्शन के साथ कोई कहानी बताते हैं, पूरा संघ उसमें एकजुट हो जाता है, तो ऑडियंस रिएक्ट करती है। आप उसमें और कोई चीज आपको नहीं रोक सकती है। ऑडियंस ने प्रूव किया है, कहीं ना कहीं प्रेक्षक वर्ग ने ये प्रूव किया है। उसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ऋणी हूँ उनका। और आगे भी आप प्लीज प्लीज प्लीज, जितने आपको अगर फिल्म पसंद आई हो, आप सब लोगों को बता दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि इस फिल्म को पूरा हिंदुस्तान देखे, हर एक आयु वर्ग का बंदा देखे, छोटा बच्चा हो या फिर रिटायर्ड जनरल हो, कोई भी हो, सब लोगों ने ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तान की फिल्म है। और ये एक आपको वो चीज बताएगी आर्टिकल 370 के बारे में, जो कहीं पे भी पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं कहा गया है। जो टीम ने ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इट डिजर्व्स this much recognition. I feel they deserve that this story needs to be told. और ये इतना ही मेरा एक प्रार्थना है आपसे कि आप सब लोगों को प्रेरित करके थिएटर्स में भेजो। जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे। ये एक देश हित की फिल्म है, पॉलिटिकल ड्रामा है, तो पीएमओ की तरफ से या पीएम की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए मैसेज आया, अप्रिशिएट किया आप लोगों को? आई थिंक पीएमओ की तरफ से एक तो बहुत ही आश्चर्यकारक चीज जो हुई, वो जम्मू के स्पीच में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब ये कहा कि मैंने आर्टिकल 370 के बारे में कुछ सुना है, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट था वो। छोटा बच्चा था तब से मैं ये सोच रहा था कि किसी दिन देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी। मुलाकात तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिक्र जो हुआ है वो बहुत ही स्पेशल था। और उस मतलब कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में, मैं, पूरी टीम कभी नहीं भूलेगी। बहुत ही स्पेशल था कि किसी देश का प्रधानमंत्री जो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान के लिए, वो अगर आपकी फिल्म का जिक्र करे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारे लोगों का श्रेय, ये सारे लोगों को, पूरी टीम को श्रेय जाता है इस फिल्म को। ये बतौर एक निर्देशक का काम नहीं है, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए, और आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए। छोटी बजट की फिल्म होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है।